नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल अमूल्य शिक्षा बाई केवाई में। दोस्तों, शिक्षण विधियों से संबंधित दो वीडियो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। एक वीडियो में हमने बताया था कि शिक्षण के परिचय क्या क्या है, यानी कि शिक्षण की विशेषताओं के बारे में, शिक्षण के उद्देश्यों के बारे में हमने पढ़ा था। और दूसरी वीडियो में शिक्षण की विधियां, व्याख्यान विधि, खोज विधि और प्रश्नावली विधि को हमने पढ़ा था। तो दोस्तों, आज से हमारी जो ये क्लासें हैं शिक्षण विधियों की, ये हर 2 दिन में एक वीडियो लेकर आएगी। और जब तक ये पूरी नहीं हो जाती शिक्षण विधियां, तब तक हमारी नियमितता बनी रहेगी। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी शिक्षण विधि की जहाँ से क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना होती है, यानी कि यहाँ से शिक्षक भर्तियों में प्रश्न आते ही आते हैं। तो आज हम शुरुआत करेंगे आगमन शिक्षण विधि की। कौन सी की? आगमन शिक्षण विधि की। तो आगमन शिक्षण विधि में सबसे पहले हम बात करें कि इसके जनक कौन थे। तो आगमन शिक्षण विधियों के जो जनक हैं वो अरस्तु जी थे। कौन थे? अरस्तु जी थे। तो अरस्तु जी ने बता दिया था कि ये शिक्षण विधि है, ये एक प्रकार की शिक्षण विधि है, लेकिन जो शिक्षा के क्षेत्र में लाने का सबसे पहले काम किया था, तो शिक्षा के क्षेत्र में इस विधि को सबसे पहले लेने वाले व्यक्ति कौन थे? तो वो थे महर्षि पतंजलि। जनक इस विधि के थे अरस्तु जी, और शिक्षा के क्षेत्र में लाने का काम किया था, वो किया था महर्षि पतंजलि ने। तो देखिए दोस्तों, आगमन विधि वास्तविक रूप में होती क्या है? तो एक ऐसी विधि जिसके अंदर सबसे पहले उदाहरण दिए जाते हैं, और उदाहरण देने के बाद उस उदाहरण की नियमों के द्वारा व्याख्या की जाती है। तो इसमें याद रखने वाली बात यह है कि यह विधि उदाहरण से शुरू होती है। यानी कि सबसे पहले कोई टीचर जब स्टूडेंट्स को पढ़ाता है तो वह एग्जाम्पल देता है, यानी कि वह एक सेव लेता है या कोई बॉल लेता है, और बॉल को सभी स्टूडेंट बैठे हुए हैं वो जमीन पर गिराता है, और स्टूडेंट से क्वेश्चन करता है कि ये बॉल नीचे क्यों गई। तो स्टूडेंट में से किसी को आंसर पता होता है, किसी को नहीं पता होता। मेन रूप से ये विधि है, ये छोटे बच्चों के लिए है। तो छोटे बच्चों को जब वो पूछता है कि ये बॉल नीचे क्यों गई, या सेब नीचे क्यों गया, या ये मार्कर या कोई भी चीज हो ये नीचे क्यों गई, तो स्टूडेंट में से ज्यादातर को पता नहीं होता, लेकिन कोई स्टूडेंट एक दो ऐसे होते हैं जिनको पता होता है कि पृथ्वी है, उसके अंदर एक बल होता है जिसके कारण वह और वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। तो दोस्तों, जब टीचर इसकी शुरुआत करते हैं तो एक उदाहरण लेते हैं। अब उदाहरण से सारे बच्चे इस विधि को समझने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में हो क्या रहा है। तो उदाहरण से शुरुआत कर दी, इसके बाद में जब आंसर आने शुरू होते हैं स्टूडेंट्स के, तो टीचर जो अंतिम स्टूडेंट होता है जिसका आंसर आता है कि एक बल काम करता है पृथ्वी के द्वारा, उस बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो टीचर गुरुत्वाकर्षण बल की परिभाषा देता है और उस नियम को समझाने का प्रयास करता है, और बाद में इसकी प्रतिपुष्टि करता है जिससे बच्चों को अच्छी तरीके से यह विधि समझ में आ जाए। तो हमने आगमन विधि के अंदर 3 चीजें पढ़ी हैं कि इसका जनक कौन है, इसको शिक्षा के क्षेत्र में लाने का काम सबसे पहले किसने किया, और ये कहाँ से शुरू होती है, यानी कि उदाहरण से शुरू होगी और नियम तक चलेगी। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो आगमन विधि है उसके अंदर हमारे पास 4 पद होते हैं। तो 4 पदों में से हर बार किसी न किसी शिक्षक भर्ती में 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा आते हैं। अब की बार जो रीट हुई थी 2021 में, उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन थे। तो दोस्तों देखिए, ये 4 पद कौन कौन से हैं। सबसे पहले मैं बात करूं उदाहरण द्वारा प्रस्तुत करना, यानी कि टीचर जब स्टूडेंट के सामने कोई ना कोई एग्जाम्पल रखता है तो वह उस एग्जाम्पल के बलबूते पर ही नियमीकरण या नियम देने का प्रयास करता है। तो पहला हमारे पास हो गया उदाहरण द्वारा प्रस्तुत करना, यानी कि जब कोई बोल लेता है टीचर और वो नीचे गिराता है तो स्टूडेंट उस चीज को देखते हैं, यानी कि ऑब्जर्व करते हैं, निरीक्षण करते हैं। दूसरा पद हो गया हमारे पास निरीक्षण करना, यानी कि जब टीचर उस एग्जाम्पल को कर रहा होता है कि ये चीज नीचे जाएगी, तो सारे बच्चे और टीचर उस चीज को देखते हैं, यानी कि निरीक्षण करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं उस चीज का। तो दूसरा पद हमारे पास हो गया निरीक्षण करना। और तीसरा,
जब स्टूडेंट में से कोई एक बच्चा कहता है या दो बच्चे कहते हैं जिसको आंसर पता होता है कि ये चीज नीचे क्यों जा रही है, तो उसमें से टीचर ये बताने का प्रयास करता है कि यहाँ पर एक बल कार्य करता है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल की बात करता है। और टीचर उनको बताता है कि ये गुरुत्वाकर्षण बल है, ये एक प्रकार का नियम है जो न्यूटन के द्वारा दिया गया था। तो तीसरे चरण में हम बात करेंगे, स्टूडेंट जब आंसर देने का प्रयास करते हैं तो टीचर उनको नियम समझाता है, यानी कि ये नियम है, ये आगमन विधि में तीसरा पार्ट होता है नियमीकरण का। अब आगे हम बात करें प्रतिपुष्टि, यानी कि जब टीचर उस चीज को समझाता है तो समझाने के बाद वास्तव में ये बल कार्य करता है नहीं करता है, स्टूडेंट अपनी समझ को विकसित करते हैं और देखते हैं कि वास्तव में ये चीज हो रही है। वो कुछ और चीज गिराकर देखने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में ये चीज नीचे ही जा रही है या ऐसा कोई बल कार्य करता होगा। यानी कि जब टीचर स्टूडेंट्स को बताता है उस नियम के बारे में, तो जो स्टूडेंट्स हैं वो उस चीज की प्रतिपुष्टि करते हैं कि वास्तव में ये चीज हो रही है। तो आगमन विधि का चौथा चरण हमारे पास हो गया फीडबैक, यानी कि प्रतिपुष्टि। दोस्तों आगमन विधि के ये 4 चरण होते हैं, ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार आता है और पहला तो यहां से आ जाता है कि सबसे पहले आगमन विधि में शुरुआत किसकी होती है। तो आगमन में सबसे पहले उदाहरण से चलते हैं हम और कहां तक जाते हैं, नियम की ओर जाते हैं। तो देखिए दोस्तों आगे हम चलते हैं, जो आगमन विधि है वो किस पर बल देती है। तो आगमन विधि जो गणित होता है उसमें गणित के अंक गणित पार्ट पर बल देती है, यानी कि गणित के जो पार्ट होते हैं जैसे अंक गणित हो गया, रेखा गणित हो गया या बीज गणित हो गया। तो आगमन विधि अंक गणित पर बल देती है। और जो दो बच गए, रेखा गणित और बीज गणित। रेखा गणित और बीज गणित ये दोनों किस विधि के अंदर आएंगे, ये दोनों आएंगे हमारे निगमन के पास। तो देखिए ऐसे आगमन और ऐसे अंकगणित है, ये ए हम लिखते हैं तो ऊ जैसा दिखता है, देखिए तो ऊ से उदाहरण। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो आगे हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में, यानी कि ये सूत्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आने की जो सबसे ज्यादा संभावना होती है वो इन सूत्रों से होती है। तो आगमन विधि में मुख्य रूप से 6 सूत्र होते हैं। तो सबसे पहला सूत्र हमने पहले ही पढ़ लिया था कि उदाहरण से नियम की ओर बढ़ते हैं इस विधि में। तो पहला सूत्र तो हमें क्लियर हो गया। अब दूसरा है ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो देखिए जो आगमन विधि है इसमें कुछ चीजें हमें पहले से ज्ञात होती हैं। जैसे हम किसी वस्तु को देख रहे हैं, यानी कि टीचर उसको नीचे गिरा रहा है, तो ये चीज हमें पता होती है कि ये नीचे तो गिरा रहे हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता कि इसके पीछे कौन सा प्रतिक्रिया या कौन सा नियम काम कर रहा है। यानी कि हम उस अज्ञात चीज की ओर, अज्ञात नियम की ओर बढ़ते हैं और हमें ज्ञात से अज्ञात जाने में जो सफलता दिलाती है वो विधि आगमन विधि है। तो इसके सूत्रों में दूसरा सूत्र है ज्ञात से अज्ञात। तीसरा हमारे पास है प्रत्यक्ष से प्रमाण। प्रत्यक्ष से प्रमाण का मतलब होता है, प्रत्यक्ष का मतलब होता है कि सामने, यानी कि जो चीज हमारे सामने घटित हो रही है वो क्यों घटित हो रही है, उसके पीछे रीजन क्या है। तो टीचर जब स्टूडेंट्स को बताता है किसी नियम के बारे में, उससे पहले उदाहरण देता है। तो जब उदाहरण पेश करता है उसके बाद जो रिजल्ट आता है, जो निष्कर्ष आता है, उसको हम प्रमाण बोलते हैं। तो यह विधि प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर बढ़ती है। अगला है स्थूल से सूक्ष्म, यानी कि जब कोई टीचर स्टूडेंट्स को बताता है इस चीज के बारे में कि देखो ये चीज नीचे गिर रही है, क्यों गिर रही है, यानी कि स्टूडेंट्स उस चीज को देखते हैं और सोचते हैं ये स्थूल, यानी कि स्थूल का एक शाब्दिक अर्थ होता है मोटा, यानी कि दूर दूर से देखने पर स्टूडेंट्स को लगता है ये चीज नीचे क्यों गिर रही है। लेकिन जब नियम बताता है टीचर तो स्टूडेंट उसके साथ जो बारीकियां होती हैं उसको सीखने में तत्पर होते हैं। तो ये विधि स्थूल से सूक्ष्म की ओर गति करवाती है। और इसके बाद हम बात करें मूर्त से अमूर्त। देखिए जब टीचर
बताता है स्टूडेंट्स को किसी नियम के बारे में, तो नियम बताने से पहले स्टूडेंट्स को उस नियम के बारे में जानकारी नहीं होती है, या 2-3 स्टूडेंट होते हैं जिनको थोड़ा बहुत आइडिया होता है लेकिन वास्तविकता में उस चीज का पता नहीं होता। तो स्टूडेंट जब टीचर से पूछते हैं कि ये चीज वास्तव में हो क्यों रही है, तो देखिए मूर्त का मतलब होता है जो चीज आपको सामने नजर आए, यानी कि मैं नजर आ रहा हूं, ये नजर आ रहा है, तो हम हो गए मूर्त। तो मूर्त में बात करें तो टीचर है वो स्टूडेंट्स को दिखाता है कि ये चीज नीचे जा रही है, तो वो चीज उनके सामने मूर्त हो गई। ठीक है, अब अमूर्त की ओर कैसे जाया जाएगा, यानी कि एक नियम होता है, जैसे गुरुत्वाकर्षण नियम है या कोई भी नियम की बात करें तो नियम दिखाई नहीं देता है, केवल अप्लाई हो सकता है। जैसे मन के भाव है, विचार है, सोच है, बुद्धि है, ये दिखाई नहीं देती है, केवल इन्हें महसूस किया जा सकता है। तो देखिए इसमें अगला सूत्र हमारा 5वां है, मूर्त से लेकर अमूर्त तक। और इसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है विशिष्ट से सामान्य की ओर। विशिष्ट से सामान्य की ओर जो ये सूत्र है ये एग्जाम्स में काफी बार आ चुका है। तो इसकी हम बात करते हैं, कोई चीज विशिष्ट कब होती है, जब उसके बारे में पता नहीं हो। जैसे कहते हैं ना कि भाई दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, तो ऐसे ही इसमें हम बात करें कि विशिष्टता जब किसी चीज को दूर से देखते हैं, यानी कि टीचर जब बता रहा होता है कि ये चीज ऐसे होगी ऐसे होगी, तो छात्रों को लगता है कि पता नहीं इसमें क्या होगा। और जैसे टीचर उस चीज का नियम एक्सप्लेन करता है, तो जैसे नियम बताता है उसके सामने जो स्टूडेंट्स हैं वो सोचते हैं यार ये तो बहुत ही सिंपल थी। यानी कि एक विशिष्टता से सामान्य की ओर बढ़ने की जो प्रक्रिया है वो हमारी आती है आगमन शिक्षण विधि में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये 6 सूत्र आपको बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। तो देखिए अब बढ़ते हैं आगे। तो आगे हम बात करते हैं आगमन विधि के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। इन बिंदुओं से भी काफी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए जो प्रणाली होती है ना, आगमन विधि में 2 प्रकार की प्रणाली होती है, यानी कि एक तो होगी प्रयोग प्रणाली और दूसरी होगी सहयोग या समवाय प्रणाली। यानी कि जो प्रयोग प्रणाली है इसके अंदर हम बात करें, जब हम किसी चीज पर रिसर्च करते हैं, जब अगर हम बड़ी चीज पर रिसर्च करेंगे काफी दिन लग जाएंगे, तो उस चीज को हम कहते हैं अनुसंधान। हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था। लेकिन आज हम बात करेंगे कि जो प्रयोग होता है, जब हम किसी चीज पर 2 से 3 दिन तक या थोड़े ज्यादा समय के लिए काम करते हैं, तो अगर उसका रिजल्ट हमारे पास आता है तो वो हो गई प्रयोग प्रणाली। और दूसरा हम बात करें सहयोग प्रणाली, यानी कि जब कोई स्टूडेंट्स आपस में मिलकर किसी चीज को पूरा करने का प्रयास करते हैं, तो वो होगी हमारी सहयोग प्रणाली या समवाय प्रणाली। समवाय प्रणाली होती है कि 3 से 4 विधियां एक साथ, अलग अलग स्टूडेंट जब एक चीज को करते हैं तो अलग अलग विधियों को जब मिलाते हैं तो वो चीज हो गई हमारे पास समवाय या सहयोग। सहयोग का जो अर्थ है उससे ही स्पष्ट हो रहा होगा कि इस प्रणाली में जो स्टूडेंट्स होते हैं वो आपस में सहयोग करते हैं और इस चीज को पूरा करने का प्रयास करते हैं। तो अब देखिए आगे हम बात करें एनसीएफ 2005 है ना, जो एनसीएफ 2005 है उसमें दिया गया है कि जो ज्ञात से अज्ञात है, आगमन विधि का जो ज्ञात से अज्ञात और स्थूल से सूक्ष्म जो फॉर्मूले हैं वो हमारे एनसीएफ 2005 में दिए हुए हैं। यानी कि जो एनसीएफ 2005 का जो एक बुकलेट है उसके अंतर्गत आगमन शिक्षण विधि के कितने सूत्रों का वर्णन किया गया है, 2 का किया गया है। और 2 कौन कौन से हैं, ज्ञात से अज्ञात और दूसरा हमारे पास है स्थूल से सूक्ष्म। और आगे देखते हैं। तो देखिए दोस्तों ये पूरा आगमन विधि के बारे में पढ़ने के बाद हमें लगता है कि यह विधि मनोवैज्ञानिक विधि है। अब मनोवैज्ञानिक विधि क्यों है, क्योंकि इससे जो स्टूडेंट्स खुद करेंगे या एक दूसरे के सहयोग से किसी चीज को करेंगे तो स्थायी ज्ञान मिलता है, यानी कि एक परमानेंट जो नॉलेज है वो इस विधि से मिलती है। इसी वजह से इसको मनोवैज्ञानिक विधि कहा गया है। आगे देखिए इस विधि से स्टूडेंट्स में खोज प्रवृत्ति का विकास होता है। कैसी प्रवृत्ति का, खोज प्रवृत्ति का। यानी कि इस विधि में जो टीचर होता है वो केवल गाइड की भूमिका में रहता है।
जो काम करते हैं सारे वो स्टूडेंट्स करते हैं, तो इससे स्टूडेंट्स में खोजी प्रवृत्ति का विकास होता है। ठीक है, अब आगे हम बात करें इस विधि के अंतर्गत, तो इसकी कुछ सीमाएं होती हैं, उस सीमाओं को देखिए। तो हमने आगमन शिक्षण विधि के बारे में कुछ पॉइंट्स पढ़े हैं, उन पॉइंट्स के बाहर से एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, क्योंकि 2011 से लेकर 2021 तक हमारे पास 4 से 5 जो रीट शिक्षक भर्ती परीक्षाएं हुए हैं, उनमें आगमन शिक्षण विधि से केवल यहाँ से ही क्वेश्चन पूछा गया है, और इससे बाहर से मुझे नहीं लगता कि जाएगा। तो दोस्तों आगे हम बात करते हैं इस विधि की सीमाएं क्या क्या है। तो इस विधि की सीमाओं में सबसे पहले हम बात करें यानी कि ये जो शिक्षण विधि है ये उच्च स्तर के बच्चों के लिए अनुपयोगी है, क्योंकि जब टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ाता है तो छोटी कक्षाओं को पढ़ाता है तो बताता है कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। अगर वो 12th वाले बच्चे को बताएगा या 11th वाले बच्चे को बताएगा कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, तो सारे स्टूडेंट्स कहेंगे कि ये तो हमें पता है। तो इसलिए ये विधि है ये बड़े बच्चों यानी कि उच्च स्तरीय बच्चों के लिए उपयोगी नहीं है। आगे हम बात करें, इस विधि से क्या है कि जो पाठ्यक्रम है वो पूरा नहीं हो पाता है। यानी कि जो आगमन शिक्षण विधि है, जो ये हमने पढ़ा था कि जो प्रयोग और सहयोग प्रणाली है, तो स्टूडेंट इसमें प्रयोग करते रह जाते हैं और छोटे बच्चे होते हैं उनको इतनी समझ होती नहीं है, और इस विधि से जो है पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पाता है। तो जो पाठ्यक्रम पूरा होगा वो कौन सी विधि से होगा? जो पाठ्यक्रम पूरा है वो हमारी निगमन शिक्षण विधि से होता है। यानी कि जो बुक्स हमारी आती है मार्केट में, कोई सी बुक ले लो, वो निगमन शिक्षण विधि पर आधारित है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इस विधि पर आधारित पाठ्य पुस्तकों का अभाव है। यानी कि जो हमारे बोर्ड होते हैं, चाहे कहीं का भी ले लो, वो इस विधि पर आधारित कोई भी सिलेबस या पाठ्यक्रम नहीं बनाता है। तो कौन से पर बनाता है? तो वो बनाता है हमारी निगमन शिक्षण विधि पर। तो दोस्तों ये कुछ कमियां थी जो हमने पढ़ी। अब हम बात करेंगे आगमन शिक्षण विधि के अंतर्गत दो महत्वपूर्ण परिभाषाएं आती हैं। तो पहली परिभाषा हमारे पास आती है जायसी की, या जोयसी कहते हैं, जायसी की आती है। ठीक है, जायसी जी कहते हैं कि स्टूडेंट और टीचर जब अन्योन्य क्रिया करते हैं शिक्षण की, तो जो टीचर है वो स्टूडेंट्स के सामने कोई दृष्टांत पेश करता है, यानी कि कोई ऐसी चीज प्रस्तुत करता है जिससे बच्चे उस चीज को देखकर समझने का प्रयास करें कि वाक्य में इसके पीछे क्या कारण है। तो जब आगमन शिक्षण विधि में कोई एग्जाम्पल आए और उसमें दृष्टांत आए, यानी कि ये दृष्टांत शब्द आए, तो वो परिभाषा होगी हमारे पास जायसी जी की। ठीक है, और दूसरी महत्वपूर्ण परिभाषा है वो लेंडन की। किसकी है? लिंडन की। यानी कि इस परिभाषा में बताया गया है कि कोई भी वस्तु हो या स्थान हो या चित्र हो या नियम हो, अगर उन चीजों को देखकर हम नियम की ओर बढ़ते हैं, माफ कीजिएगा नियम पहले बोल दिया, कोई वस्तु हो, स्थान हो, चित्र हो या किसी भी चीज को हम देखकर उसके नियम की ओर बढ़ते हैं, तो वो हमारी आगमन विधि होती है। ये परिभाषा दी थी लिंडन जी ने। तो हमारे पास आगमन शिक्षण विधि में हमने पढ़ा कि आगमन शिक्षण विधि के जनक कौन थे? तो उनके जनक थे अरस्तु जी। शिक्षा के क्षेत्र में लाने का सबसे पहले काम किसने किया? वो क्या? महर्षि पतंजलि जी ने। और हमने इसके बाद पढ़ा था कि आगमन विधि के पद कौन कौन से हैं। तो हमने 4 पद पढ़े थे, उन 4 पदों में से क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा संभावना है। उसके बाद हमने आगमन शिक्षण विधि के सूत्र पढ़े थे, और सबसे लास्ट में हमने पढ़ी है कुछ सीमाएं
और जो ये दो परिभाषाएं ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो जायसी की परिभाषा है उसमें ये ध्यान रखना कि दृष्टांत शब्द आ जाए तो वो हो जाएगी जायसी की, और अगर वस्तु स्थान या कोई भी आ जाए तो वो होगा लेंडन जी की परिभाषा। तो दोस्तों आगमन शिक्षण विधि में इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। अपने नोट्स मैं आपको नीचे पीडीएफ में दे दूंगा, और ये आपकी आगमन शिक्षण विधि रही। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका और अपने नोट्स में प्रॉपर वे में आप बनाते चलिए। आगे हम बात करेंगे निगमन शिक्षण विधि। अब हम बात करते हैं निगमन शिक्षण विधि की। तो आगमन विधि का उल्टा या उसकी पूरक विधि मानी जाती है, वो मानी जाती है निगमन विधि। तो आगमन विधि के जनक हमारे पास थे, वो थे अरस्तु जी, और निगमन शिक्षण विधि के जनक भी अरस्तु जी ही होंगे। तो इनके जनक कौन थे? अरस्तु जी। ठीक है, ये जो शिक्षण विधि है ये आगमन विधि की पूरक विधि मानी जाती है। किसकी? आगमन की। ठीक है, और देखिए आगमन विधि में हमने पढ़ा था कि ये विधि है ये अंक गणित पर बल देती है। तो निगमन विधि रेखा गणित पर और बीज गणित पर, यानी कि ऐसे अंकगणित ऐसे आगमन। और यहां तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि जब आगमन में अंकगणित आ गया तो दो बच गए, रेखा गणित और बीज गणित। ये दोनों हमारे पास निगमन विधि में आ जाएंगे। यानी कि जो बीज गणित होता है, यानी देखिए ये फॉर्मूला है हमारे पास। देखिए अब यहां पर हमारा जो बीज गणित है वो अप्लाई हो रहा है, तो ये जो फॉर्मूला है ये कहां पर जाएगा? बीज गणित में। अंक गणित में मैं बात करूं तो जैसे 8 + 4 + 3 ये क्या हो गया? अंक गणित हो गया, वो जाएगा हमारे पास आगमन में। और रेखा गणित जैसे कोई ट्रायंगल दे दिया, इसका एंगल बूझ लिया, या फिर कोई चतुर्भुज दे दिया, आयत दे दिया, वर्ग दे दिया, बेलन दे दिया, तो जो रेखाओं से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे वो हमारे पास जाएंगे निगमन विधि में। यानी कि रेखा गणित से संबंधित जाएंगे हमारे पास निगमन शिक्षण विधि में। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं इस विधि के सूत्र के बारे में। तो जो सूत्र हमारे आगमन विधि में थे उसके अपोजिट जितने सूत्र होंगे, जैसे वहां था हमारे पास ज्ञात से अज्ञात, यहां हमारा हो जाएगा अज्ञात से ज्ञात। यानी कि हमें किसी चीज का आंसर पता है, जैसे हमें पता है कि 4 और 4 को जोड़ेंगे तो 8 आएंगे, 8 का हमें पता है। ठीक है, यानी कि हमें यह नहीं पता कि कोई हमें बता दे कि 8 और 8 कितने होते हैं? 16 होते हैं। हमें आंसर तो पता है, यानी कि इस चीज का नियम तो पता है कि 16 क्यों हुए हैं, क्योंकि जोड़ के हुए हैं, लेकिन ये नहीं पता हमें कि किस किस को जोड़कर 16 हुए हैं। ठीक है, तो ये विधि अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ती है। अब आगे हम बात करते हैं इस विधि में, हमने उसमें पढ़ा था विशिष्ट से सामान्य की ओर, और यहां होता है सामान्य से विशिष्ट। इस विधि की सबसे खास बात यह है कि इसकी शुरुआत होगी नियमों से। यानी कि नियम से जब हम शुरुआत करेंगे, हमने बता दिया स्टूडेंट्स को कि गुरुत्वाकर्षण नाम का एक बल होता है जिसके द्वारा कोई भी वस्तु ऊपर से नीचे की ओर जाती है या उसका कोई भार होता है। तो सबसे पहले हमने नियम बता दिया, उसके बाद हम उन्हें एग्जाम्पल दे रहे हैं। देखिए ये मार्कर है, ये नीचे जाएगा, कोई बॉल है ये नीचे जाएगी, या तुम्हारा जो भार है वो भी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है। यानी कि इस विधि में नियमों से उदाहरण की ओर जाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं मूर्त से अमूर्त की ओर। ये था आगमन का। यहां से क्या होगा हमारा? अमूर्त से मूर्त। कितने हो गए? 1 2 3 4।
और पांचवा है हमारा, देखिए वहां पे था स्थूल से सूक्ष्म, और यह है सूक्ष्म से स्थूल की ओर। ठीक है, अब छठा रह गया हमारे पास, वहां था प्रत्यक्ष से प्रमाण, यहां है प्रमाण से, यानी कि रिजल्ट हमारे पास है, ऑब्जर्वेशन हम किसी चीज का कर रहे हैं तो प्रमाण से हम प्रत्यक्ष की ओर जाएंगे। ठीक है, ये हो गए हमारे आगमन यानी सॉरी निगमन विधि के सूत्र। यानी कि जो आगमन विधि अगर हमने अच्छे तरीके से पढ़ ली तो इसका अपोजिट है वो निगमन विधि है। अगर दोनों को पढ़ने का प्रयास करेंगे तो कंफ्यूज जरूर होंगे, इसलिए आगमन को पूरा अच्छे तरीके से पढ़ लेना, उसका अपोजिट हमारे पास निगमन विधि हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं जो निगमन शिक्षण विधि है उसके पद के बारे में। तो आगमन के हमारे पास 4 पद थे, तो इस विधि के भी हमारे पास 4 ही पद होंगे। पहला पद हमारे पास है नियम प्रस्तुतिकरण, यानी कि नियम को स्टूडेंट्स के सामने पहले बता देना कि देखिए स्टूडेंट्स जब बैठे होते हैं और टीचर उनको बताता है कि हमारे पास पहला नियम है गुरुत्वाकर्षण का, जिसमें कोई भी वस्तु उसको पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करती है। उसके बाद एग्जाम्पल देते हैं, तो नियम को सबसे पहले प्रस्तुत कर दिया, उसके बाद उदाहरणों का प्रयोग करते हैं, यानी कि ये बॉल नीचे जाएगी, या ये मार्कर नीचे जाएगा, ये टेबल नीचे जाएगी, तो ऐसे एग्जाम्पल का प्रयोग कर दिया। अब निष्कर्ष, यानी कि वास्तव में ये चीज हो रही है या नहीं हो रही है। अगर चीज हो रही है तो उस नियम की पुष्टि हो जाएगी, अगर नहीं हो रही है तो वो नियम आता ही नहीं। तो यहाँ पे हम बात करें तीसरी की, तो नियम प्राप्ति, निष्कर्ष प्राप्ति। और चौथा हम बात करें प्रतिपुष्टि, यानी कि स्टूडेंट्स उस चीज को अप्लाई करते हैं और समझ जाते हैं कि ये वास्तव में ये चीज हो रही है। तो अगला हो गया हमारे पास फीडबैक या प्रतिपुष्टि। तो निगमन के 4 नियम है, यहां से क्वेश्चन आते हैं, और आगमन के जो 4 नियम थे वहां से बहुत ज्यादा संख्या में क्वेश्चन आते हैं। अब आगे हम बात करें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स की। देखिए जो आगमन शिक्षण विधि हमारी थी वो थी छोटी कक्षा के बच्चों के लिए। हमने दोष और कमियां थी उनमें पढ़ा था कि उच्च स्तरीय कक्षा या बड़ी कक्षाओं के छात्रों के लिए उपयोगी नहीं होती है। तो उच्च कक्षाओं के लिए कौन सी विधि उपयोगी होगी? उच्च कक्षाओं के लिए निगमन विधि उपयोगी होगी। ठीक है, इस विधि की सहायता से पाठ्यक्रम जल्दी पूरा हो जाता है। यानी कि जब हमारे पास सिलेबस होता है तो हम डायरेक्ट देखते हैं कि फॉर्मूला क्या है, और फॉर्मूला देख के क्वेश्चन जल्दी से जल्दी सोल्व करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए इसकी सहायता से जो पाठ्यक्रम यानी सिलेबस होता है वो जल्दी पूरा हो जाता है, और कम समय में अधिक जानकारी। यानी कि हम जब हम कोई फॉर्मूला पढ़ते हैं तो कम समय में, यानी कि देख लिया छोटा सा फॉर्मूला है, इसको अप्लाई करके क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। यानी कि इसमें कम समय में हमें अधिक जानकारी मिलती है। हम उस चीज को अगर खोजने का प्रयास करेंगे तो वो हमारी हो जाएगी आगमन विधि। आगे हम बात करें, इससे स्मरण शक्ति में विकास होता है। यानी कि जब हम कॉलेज लेवल के या उससे हायर लेवल के जो एग्जाम्स देते हैं तो उसमें 4 से 5 दिन पहले ही पढ़ना शुरू करते हैं ज्यादातर बच्चे। तो देखिए कॉलेज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि रट लो, यानी कि जब हम चीजों को बार बार पढ़ते हैं 3-4 दिन के अंदर ही, तो हमारी स्मरण शक्ति का विकास होता है। और पाठ्य पुस्तक आजकल की किस विधि पर आधारित है? निगमन पर। तो जब निगमन पर पाठ्य पुस्तक वस्तुएं जो हैं वो आधारित हैं तो स्मरण शक्ति का विकास तो अपने आप ही होगा। और जो पुस्तक निर्माण हम पहले बता चुके हैं निगमन शिक्षण विधि पर आधारित है। तो ये हमारी निगमन शिक्षण विधि, इसकी कुछ दोष और या सीमाएं हम कह सकते हैं वो देखिए। अब दोस्तों अब हम बात करते हैं निगमन शिक्षण विधि के दोषों के बारे में। तो देखिए ये जो विधि है ये प्राथमिक स्तर हेतु अनुपयोगी है, क्योंकि प्राथमिक स्तर के लिए कौन सी विधि है हमारे पास? आगमन शिक्षण विधि। ठीक है, इस विधि से जो ज्ञान मिलेगा हमें वो अस्थायी होगा, क्योंकि हम चीजों को रटकर करने का प्रयास करेंगे तो रटा हुआ ज्ञान हमेशा अस्थायी होता है। तो स्थायी ज्ञान कौन सा होगा? तो स्थायी ज्ञान हमारे पास होगा आगमन शिक्षण विधि से। तो देखिए आगे हम बात करते हैं, ये अमनोवैज्ञानिक विधि है, क्योंकि
अमनोवैज्ञानिक होने का कारण क्या है? क्योंकि ये बच्चों में खोज प्रवृत्ति या स्थायी ज्ञान का विकास नहीं करती है, ये केवल बच्चों में अस्थायी ज्ञान का विकास करती है। इस वजह से निगमन विधि को हम अमनोवैज्ञानिक विधि कहते हैं। और सबसे बड़ी कमी इस विधि की है कि जो पुस्तकें होती हैं वो सभी जगह मिलती हैं, और जो पुस्तकें कौन सी विधि पर बनी होती हैं? निगमन विधि पर। तो जब पुस्तकें हर जगह मिलेंगी, यानी कि जब विद्यार्थियों में खोज प्रवृत्ति का विकास नहीं होगा, तो ये सबसे बड़ा नुकसान है, यानी कि सबसे बड़ी सीमा है निगमन विधि की। आगे हम बात करते हैं निगमन शिक्षण विधि है इसकी प्रणाली के बारे में। आगमन शिक्षण विधि की प्रणाली के बारे में हमने देखा था, एक तो थी प्रयोग प्रणाली, दूसरी थी सहयोग या समवाय प्रणाली। निगमन शिक्षण विधि की प्रणाली में पहली प्रणाली है सूत्र प्रणाली और दूसरी है पाठ्य पुस्तक प्रणाली। दोस्तों ये चीज है हमने पढ़ी है, आगमन शिक्षण विधि और निगमन शिक्षण विधि। इससे बाहर से क्वेश्चन 1% भी नहीं जाएगा। और अब हम बात करते हैं, देखिए अगर क्वेश्चन आए आगमन शिक्षण विधि कौन सी विधि पर आधारित है, यानी कि मनोवैज्ञानिक है या अमनोवैज्ञानिक है, तो आगमन तो हो गई हमारे पास मनोवैज्ञानिक और निगमन विधि हमारे पास हो गई अमनोवैज्ञानिक। और अगर दोनों को मिलाकर आ जाए तो अगर दोनों को मिलाकर आ जाए तो हम बात करेंगे मनोवैज्ञानिक है, क्योंकि आगमन का पलड़ा होता है वो भारी होता है, ठीक है। और जो पाठ्य पुस्तकों का निर्माण होता है वो निगमन पर आधारित होता है। लेकिन अगर हम सजेस्ट करें, सुझाव दें, तो दोनों को मिलाकर हमें पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करना चाहिए। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा आगमन शिक्षण विधि और निगमन शिक्षण विधि। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है उसको दबा दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू।